कहानी का शीर्षक नया समाज। कहानीकार रांगेय राघव जी। भाग 1। शहर से 4 मील दूर के उस छोटे से गांव की शांति या नीरवता अब टूट गई थी। पिछली लड़ाई के पहले केवल रेल की घड़घड़ाहट सुनाई देती थी या फिर बड़ी सड़क पर कभी कभी साहब लोगों की शिकार पर जाती हुई रंगीन औरतों से लदी बड़ी बड़ी मोटरें, वरना उधर तालाब के किनारे के सेंठे के जंगल में हवा भरकर गूंजा करती थी, जिनमें कभी कभी बनेले सुअर थुथने फुफकारते घूमा करते थे। पर अब वही कारखाना भन भन करके शोर करता है। उसका धुआं चिमनियों से उड़ता और फिर झुककर गांव की ओर भागने लगता, जैसे वह इंसान से दूर नहीं जाना चाहता हो, और छप्परों पर लौटकर वह फिर ऊपर उठने लगता। पर किसी को भी यह सब देखने की फुर्सत नहीं थी। लड़ाई के बाद भी गजब की महंगी थी। तिस पर अब मजदूर नौकरियों से निकाले जा रहे थे, छंटनी हो रही थी। रेल के डिब्बे उधर ही सरका दिए जाते थे और बच्चे उन मालगाड़ियों के डिब्बों में खेला करते। उनके इर्द गिर्द ही पहाड़ियों की गूंजती हुई आवाज उठती और फिर रेल की पटरियों के दोनों तरफ इकट्ठा किए गए जले कोयले के ढेरों के पीछे भागते हुए बच्चे अपनी अपनी जगह से निकल भागने लगते। किनारे ही मजदूरों के लिए क्वार्टर बन गए थे। अक्सर तो मजदूर गांव का था, पर इधर से जो शहर आ पहुंचा था उसके लिए यह घर बनाना जरूरी हो गया था। वहां अक्सर पुलिस के सिपाही दिखाई देते। उनकी आंखों में एक खौफ की निशानी होती थी। पर मास्टर साहब के लिए यह बातें दूर की थीं। जिंदगी का पत्थर बड़ा मजबूत था। उस पर किसी तरह अब सतत रस्सी के घिसने से कुछ गड्ढा सा पड़ना शुरू हुआ था। मास्टर साहब कुछ कुछ खिचड़ी बालों में, जिनकी टोपी के अंदर न सिर्फ चुटिया बल्कि एक अध कचरी बुजुर्गी भी छिपी रहती थी, अपनी उम्र से अधिक दिखाई देते। घुटनों तक ऊंची धोती पहनते, पांव में बूट और अक्सर टखनों तक धूल चढ़ी रहती। जब वे जूता उतारते, पांव धूल से जूतों में अक्षत रहता हुआ भी पसीज उठता और पांव पर जूते का नक्शा हूबहू उतर आता। चेहरे पर ऊपर के दांत जरा उठे हुए थे। वैसे उनकी मूछें काफी हद तक इस बात को छिपा लेती थीं। कभी कभी उन्हें कुछ बाबू लड़के मिलते। मास्टर साहब उनमें से कुछ को पहचानते थे, कुछ उन्हें अपने निकट समझते थे। एक लड़का साइकिल पर आकर अखबार देता। जब मास्टर साहब उस अखबार को पढ़ते तो उन्हें लगता कि दुनिया में, भारत में गरीबों पर कितना अत्याचार हो रहा है, जो बड़े बड़े अखबारों में कहीं भी नहीं छपता था। एक ने तो गांव वालों की तरह सामने से बिल्कुल सींक रखवाली थी। वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा लड़का था। मास्टर साहब ने उसे जब देखा तो वे उसे आसानी से पहचान भी नहीं सके। उन्होंने उससे परिचय के कारण बात भी नहीं की। तब पता चला कि वह आजकल किसानों में काम करता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। मास्टर साहब को कुछ भीतरी भय सा हुआ। उन्हें लगा वे स्वयं क्रांतिकारी थे, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति के पास खड़े थे जिसका शायद वारंट होगा। लेकिन सत्य यह था कि वारंट गिरफ्तारी के बाद फौरन कटता था, क्योंकि पुलिस पहले ही से मजिस्ट्रेट के दस्तखत करा के फॉर्म अपने पास रख लेती थी। धीरे धीरे हलचल बढ़ती जा रही थी। वह अमन टूट गया था। जमींदारों में एक बौखलाहट पैदा हो गई थी। जब मास्टर साहब को कुछ भी नहीं सूझता, वे अपनी छोटी बच्ची कमला को गोद में उठा लेते और मंदिर की ओर चल पड़ते। वहां कीर्तन में घंटा डेढ़ घंटा बिताकर जब वे लौटते, मन फिर भारी हो जाता। स्कूल में वे देखते कि ग्राम विकास पर विचार करने एक बड़ी मोटर में बैठकर कुछ खद्दरपोश आते थे। एक उनमें से आंखों पर चश्मा लगाते थे। सांवला सा रंग था और दोहरा बदन।
दूसरे की मूछें ऐसी थीं जैसे बच्चा जांघें चौड़ाकर बैठ गया हो। दोनों ही बड़ी मोटर में बैठकर लौट जाते। सुना जाता था कि उन्होंने अत्यंत दरिद्रता से रहना स्वीकार किया था। वे लोग सिर्फ 800 रुपया महीना तनख्वाह पाएंगे। मास्टर साहब अपने ऊपर ही झुंझला उठते। नई जिंदगी की लहरें सी आती। वे मजदूरों के जुलूस को देखते जो उमड़ता चला आता था। वे तरह तरह के नारे लगाते। उनको देखकर पुलिस वाले भी मन ही मन सिहर उठते, क्योंकि उन मजदूरों की मांग में ईमान की पुकार होती। वे सीधी बातें चाहते थे, वे बातें जिनका पेट से सौदा होता था। शहर के पास ही होने से गांव में रोज नई नई खबरें चल पहुंचती। ज्यादातर दूध वालों के मुंह जो साइकिलों पर टंकी बांधकर पहर रात रहे चल पड़ते और सांझ को लौट आते। वे तरह तरह की खबरें सुनाते, अखबार लाते। मास्टर साहब जब सांझ के समय किसी डगर पर निकलते तो किसान उन्हें रोककर पूछते कि क्या जमींदारी जा रही है या यह भी कोई नया खेल है? क्या अब सबको पढ़ना पड़ेगा? क्या परती धरती मिलेगी? गांव में चलते फिरते अस्पताल और नुमाइशें आया करेंगी? और इन सवालों से लेकर तकावी बीज के मामलों से होते हुए वे पूछते कि अगर कांग्रेस जमींदारी छीन रही है तो जमींदार क्यों उसमें जा रहे हैं? अंग्रेजी राज में तो वे अलग रहते थे। पुलिस उन्हीं का साथ क्यों देती है? मास्टर साहब जवाब देते और दिल में महसूस करते कि शहर का कितना अजीब असर होता है। जब कभी वे अपनी ससुराल जाते तो वहां किसान यह सब सवाल नहीं पूछते थे। शहर और फिर पास ही खुले हुए इस कारखाने से, जिसमें गांव के अनेक नौजवान काम करने जाते थे, अजीब सी चेतना फैलती जा रही थी। और थे वे बाबू जिनके पीछे हर मिनट पुलिस लगी रहती थी। किसानों से कुछ नौजवान पूछते, मास्टर साहब, ये बाबू वही तो कहते हैं जो पहले कांग्रेस वाले कहते थे। मास्टर साहब क्या कहते, और घर आते ही वही उदासी। मास्टर साहब को एक विचित्र सी थकान महसूस होती। वे अखबार पढ़ते हैं, फिर क्यों उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसानों को असली बात समझा दें? गरीब गरीब है, अमीर अमीर। और तभी पत्नी और तीनों बच्चे बच्चियां पास आ जाते। जिंदगी फिर लंबी छाया की तरह बढ़ने लगती। भाग 2। और उसके बाद दबाव बढ़ने लगा। हर बार छप्पर की मरम्मत को अगली बरसात के लिए छोड़ दिया जाए तो वह कब तक पानी रोक सकता है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के मास्टरों ने जिले भर में हड़ताल कर दी। उनके हिचकते हुए दिलों ने बड़ी हिम्मत के साथ बहुत पसोपेश के बाद यह तय किया कि बिना हड़ताल के अब कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बेंत भी बिना भीगे नहीं फूलता। बांस की पोल में पानी डालने से वह कभी नहीं टिकता, दूसरी तरफ से बह जाता है। जगह जगह जुलूस निकाले गए। जिले भर के मास्टर आकर बड़े शहर में इकट्ठे हुए। उनके जुलूसों के साथ सीआईडी वाले चलते, पुलिस के सिपाही चलते। मास्टर कैसा भी देहाती और गरीब क्यों न हो, लेकिन उसमें एक बाबूपन होता है। शहर में बड़ी बड़ी लारियों में फौजों को इधर से उधर जाते देखते मास्टर लोग कांपते हृदय से देखकर अनुभव करते जैसे ये सब उनके अपने लोग नहीं हैं। मगर फिर विचार आता कि वह सब लोग भी तो गरीब ही हैं। इन्हें ही ऐसा क्या मिल जाता है? इनकी परिस्थिति में क्या उतनी ही भयानक मजबूरी नहीं है? फिर उनसे अलगाव क्यों लगता है? जब उनका जुलूस शहर में से गुजरा तो पुराने बुजुर्गों के मुंह झुके हुए थे। उन्हें जैसे यह काम अच्छा नहीं लगता था कि पढ़े लिखे लोग हाथ में बड़े बड़े पोस्टर लिए इधर उधर घूमा करें, नारे लगाते फिरें, और वह भी किस लिए कि हम भूखे हैं, महंगाई बहुत भयानक है, नई सरकार बनी है, हमें खाने को क्यों नहीं मिलता। थे, गरीब थे, पर आज तक सिर नहीं झुकाया था। आज तक उनकी हर जगह इज्जत हुई है।
किसानों, मजदूरों और पटवारियों ने सदा पहले राम राम की है। गांव के जमींदार, डॉक्टर, तहसीलदार सब उन्हें कुर्सी देकर बिठाते थे। वे कहीं नीचे तबके के लोगों में नहीं गिने गए। उनके पढ़ाए हुओं में कितनों ही को अच्छी जगहें भी मिल चुकी हैं। कचहरी के 50 मुंशी उनकी शागिर्दी से निकले हैं। नए मास्टर कहते हैं, यह सिर झुकाना नहीं है, यह सच्चाई की पुकार है। जब मंत्रियों की तनख्वाह सरकार बनते ही इतनी जल्दी तय हो गई तो उन्हीं को क्यों भुलाया जा रहा है? क्या वे काम नहीं करते? दुनिया आगे बढ़ी जा रही है। मजदूर, किसान सब अपने लिए संगठन करते हैं, वे स्वयं क्यों न करें? वे तो बेचारे बेपढ़े लिखे हैं, हमें तो यह कठिनाई भी नहीं। आखिर इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर जाकर सब इकट्ठा हुए। दिन भर बाहर बैठे रहे। एक डेप्यूटेशन जाकर मिला। सब शिकायतें नोट कर ली गईं और जल्दी ही उन पर ध्यान देने का आश्वासन भी दिया गया। पर यह भी कहा गया कि अचानक ही 15 अगस्त के बाद यह भूख इतनी तेज कैसे हो गई? अंग्रेजी जमाने के अफसर थे। उनके 15 अगस्त का मतलब था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। पर शहर के बाबुओं में एक हमदर्दी थी। वे कहते जरूर, क्या इनके पेट नहीं है? सारे गांवों और बच्चों का दारोमदार इन पर ही है। नए हिंदुस्तान की फसल के किसान यही तो हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए? दूसरे दिन शहर के दैनिक पत्र में निकला, मास्टरों को शांति से काम लेना चाहिए, उन्हें किसान मजदूरों सा यह हुल्लड़ अच्छा नहीं लगता। फिर साथ ही आश्वासन दिया गया था, उनके दुख दर्द के साथ सहानुभूति दिखाई गई थी। मतलब यह था कि 3rd क्लास का टिकट स्टेशन पर दे दिया गया था। डिब्बे में खचाखच भीड़ है, इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं। लेकिन घबराओ नहीं, हरी झंडी से चिढ़ो मत। कल फिर रेल आए तब अपनी किस्मत आजमाना। और मास्टर लोग वह गीत गाते हुए फिर चल पड़े जो स्काउटों के लिए धीरज का मंत्र बन गया था। इसी मंत्र को उन्होंने आज तक गाया था, इसी को उनके बाप दादों ने गाया था। मानो यह एक रेल की ढली ढलाई पटरी थी जिस पर बड़े बड़े डिब्बे भागते हैं। पैदल इस पर नहीं जा सकता। इसके दोनों तरफ कंकड़ मिट्टी पड़ी है, कहां जाओगे? कहीं रास्ता नहीं है। मास्टर साहब लौट आए। गांव खामोश पड़ा था। कुछ लोगों ने आकर पूछा भी, मगर मजबूरी में सिर हिलाकर चुपचाप चले गए। ब्याज तो जो लगेगा वह लगेगा ही, इसमें रोने धोने की क्या गुंजाइश। शाम की धूल उड़ने लगी। बैलों की पीठ पर हाथ रखे पीछे पीछे बातें करते नंगे बदन ऊंची धोती पहने किसान घरों की ओर चल पड़े। ओवरी में खड़ी घूंघट में से उनकी पत्नी उनकी राह देख रही थी। वे खाट पर जाकर बैठ गए, मौन। किंतु कुसुम की आंखों ने आंसू की डबडबाहट से कांपती पलकों में जिंदगी का पानी भींचकर पूछ ही लिया, क्या हुआ? मास्टर साहब का मन किया कि कह दें वे हार कर आ गए हैं, पर उन्होंने कहा, भगवान कुछ न कुछ तो करेगा ही। कुसुम सब कुछ समझ गई। उसने उनकी टोपी और जूता उठा लिया और भीतर टांगने चली। मास्टर साहब का सिर झुक गया। उन्होंने देखा, वही चक्र, वही परंपरा। पानी देना शांति की मां, उन्होंने धीरे से कहा और खाट पर लेट गए। उन्हें लगा कि वे काफी थक गए थे। भाग 3। हड़ताल टूट गई। आखिर कब तक जोश चलता? हड़ताल एक बीमारी है। पहले लगता है शरीर में बल आ गया है, पर आदमी ज्यादा दिन निकलते जाने के साथ कमजोर होता जाता है। हड़ताल तोड़ने की 2 तरकीबें हैं, या तो संगठन तोड़ो या लंबी खींच दो। अब हड़ताल के दिनों की तनख्वाह कटेगी या नहीं?
सबके दिमाग में आया हुआ प्रश्न सुनकर मास्टर साहब चौंक उठे। जिंदगी में बगावत के पहल से भी भयंकर है बगावत की हार का पहलू, जो उतना ही आवश्यक है जितना जीत का दृढ़ विश्वास। कोई भी लहर, मास्टर साहब ने मन ही मन कहा, पहली चपेट में चट्टान को तोड़ नहीं सकती। पर यह आदर्शवाद था। पुराने जमाने में गुरु जंगलों में रहते थे, आजकल उनमें त्याग की भावना नहीं है। पहले गुरुओं को त्याग करने की सामर्थ्य थी, क्योंकि उन्हें तब बहुत मिलता था। उन्होंने बच्ची के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। मां ने नई डिजाइन की जंपर फ्रॉक सी दी है। गांव की अन्य बच्चियां कुर्ती पहनती हैं या महेरी खा खा कर तूंबी जैसा पेट लिए नंगी फिरती हैं। कमला धूल में लथपथ थी। गांव के छोटे पुस्तकालय में जाकर मास्टर साहब ने एक साप्ताहिक पत्र उठा लिया। उसमें उन्होंने एक लेख का शीर्षक पढ़ा, रूस में शिक्षा। पढ़कर समझे, रूस में सिर्फ या तो मजाक होते हैं या सिर्फ झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। वहां मास्टर मस्त रहता है, खाता है, पीता है, तब काम भी डटकर करता है। कुछ भी समझ में नहीं आया। वे उठ खड़े हुए। चलते चलते उनका मन कचोट उठा। क्यों? क्या वे सदैव ऐसे ही गरीब रहेंगे? उन्हें प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सामने देखा, जान पहचान के लोग उन्हें राम राम पां लागन कहते हुए चले जा रहे हैं। मास्टर साहब मशीन की तरह रहे। उनको आज ऐसा लगा मानो वे सबसे कमजोर थे, सबसे हीन थे। या तो सिर न उठाएं या उठाएं तो फिर झुकाएं नहीं। कचहरी के अमलों में मुंशी जी दबदबे के आदमी थे। उन्होंने मिलते ही कहा, मास्टर साहब, अब तो आप भी क्रांतिकारी हो गए। मुंशी जी की बात से लगा जैसे उसमें अपमान का कसैलापन था। मास्टर साहब का मन किया कि चुपचाप हंसकर टाल दें, पर सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, क्या करें मुंशी जी, जन्म भर इसी तरह गुजार दी। बहुत लड़कों पर सख्ती की तो क्या मिल गया। जिनके लड़के हमारे यहां पढ़ते हैं उन्हीं के पास कौन दौलत है। क्या बात कहते हैं मास्टर साहब, मुंशी जी ने मूंछों में से कहा। गहना गड़ाते हैं, कर्ज चुका दिया, रोज मुकदमा लड़ने आते हैं। अरे साहब, किसानों को ही तो मिलता है, और क्या हम पाते हैं। मास्टर साहब ने कहा, आपको क्या कमी है मुंशी जी, अब आप तो सफेद गांधी टोपी लगाने लगे हैं। हमारे पास तो जो थी वह पुरानी और मैली हो चली। हाँ, गांव वाले खाते हैं, पर कितने दिनों की बहार है। खैर, हमें औरों से क्या, पेशा ही ऐसा है जिसमें चाहें तो भी दूसरों से नहीं ले सकते। आपको भगवान ने ओहदा दिया है, ऊंची जगह दी है, 10 आदमियों का काम आपसे निकलता है। क्यों ना हो, आखिर अफसर अफसर है। और हम क्या हैं? हम तो धोबी के कुत्ते हैं, न घर के न घाट के। उनके स्वर में कड़वापन था। तभी मुंशी जी ने ताना मारते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप भी उन्हीं में मिल गए। मास्टर साहब ने मुश्किल से खून का घूंट पी लिया। संभल कर बोले, मिले नहीं तो क्या करें। आप लोगों की ओर जब तक बढ़े तभी क्या मिला, तो फिर उन्हीं में क्यों न जा मिलें जिनकी हैसियत असल में अपनी जैसी ही है। भाई, हमसे किसी का काम निकलता होता तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हमारी अंटी में भी कुछ भर ही जाते। पर अपनी झोली तो जब पलटी, दिन भर की जमा हुई धूल ही बाहर गिरी, मरता क्या न करता। मास्टर साहब कहते तो गए, फिर लगा मानो हृदय हल्का हो गया है। सचमुच वे किसको पढ़ाते थे? उन्हीं गरीब किसानों, आधे किसान आधे मजदूर और गांव के नीचे तबके के लोगों को, जिनमें जिंदगी की कशिश ही बिखर गई है। फिर वे उनसे दूर कहां हैं?
क्यों वे अपने को गांव के बड़े लोगों में समझते रहें? इस झूठे सम्मान से उन्हें क्या मिलता है? क्यों वे इतने मूर्ख थे कि लोग उन्हें छल रहे थे और वे इसमें अपना गौरव समझते थे? भाग 4। उत्साह से मास्टर साहब ने पाठशाला खोली। स्वयं ही जहां जहां धूल जम गई थी कपड़े से साफ की। आज उन्होंने इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि लड़के आएं और वे उन्हें हुक्म दें। जब सबकी जिंदगी तबाह है और बड़े होकर इन लड़कों को भी तबाही के कोलू में बैल की तरह पिसना है, तब उन्हें बचपन में जो 2 दिन का सुख मिलता है उसे भी वे उनसे क्यों छीन लें? धीरे धीरे वक्त पर घंटी बजने लगी। एक रेल की पटरी का टुकड़ा लोहे की एक बड़ी कील से बजा दिया जाता था। कुछ देर बच्चे बाहर शोर करते रहे। मास्टर साहब सुनते रहे। फिर बच्चे आकर बैठ गए। उन्होंने देखा सब छोटे छोटे, सबके मुंह पर एक निर्मल छाया, लेकिन आंखों में चमक नहीं दिखाई देती। शहर की लड़कों की शरारत में हुड़दंग होता है, वह इनमें नहीं दिखाई देता। उन्होंने हाजिरी ली। एक एक नाम पढ़ा। उत्तर में हाजिर साहब सुनते गए। जो नहीं आए थे उनकी गैर हाजिरी लगाकर उन्होंने रजिस्टर बंद कर दिया। फिर वे धीरे से उठे। कक्षा में चुपचाप बैठे लड़के रोज की तरह सहमे हुए बैठे थे। मास्टर साहब ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज बहुत दिन बाद स्कूल खुला है। इम्तिहान बहुत दूर नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज हुआ है। अब खूब मन लगाकर पढ़ो। पढ़ने को अपने ऊपर लगान मत समझो। पढ़ने से अक्ल आती है। देखो, तुम्हारे यहां अब कंपोस्ट खाद बन रहा है या नहीं? जी हां, सबने कहा। कहते हैं बड़ी अच्छी चीज है। हां बेटा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह काम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उनसे जरूर सीखो। उन्होंने देखा बच्चों को लग रहा था जैसे आज कोई नई बात हो गई है। उन्होंने एक दूसरे की ओर विस्मय से देखा। फिर कुछ ऐसा लगा जैसे वे कुछ पूछना चाहते थे, पर किसी में भी साहस नहीं हुआ। मास्टर साहब ने फिर कहा, तुम लोग कंपोस्ट बनाने में मदद देते हो ना? देते हैं, लड़कों ने फिर कहा। कहते हैं फसल बहुत अच्छी होती है उससे। मास्टर साहब को सुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा, क्या केवल कंपोस्ट खाद से ही जिंदगी की खेती भी सुधर सकती है? यह जो मनुष्य जमींदार गांवों में ऊसर पड़े हैं, इन्हें कब जीता जाएगा? कब यह परती भी किसानों के हल से जुतेगी? काश ये लोग भी काम करते। आज वह चिड़चिड़ापन न जाने कहां चला गया था। आज उन्हें वे बच्चे सिर दर्द नहीं मालूम देते थे। कल तक वे बात बात पर कहते थे, क्यों तुम लोग मेरा खून सुखाने को पैदा हो गए हो कमबख्तों? लड़के उनसे डरते थे, अकेले में गालियां देते थे। उनकी नीरसता से लड़कों की रूह कांपती थी। आज वह सब कुछ नहीं। आज वह अविश्वास धीरे धीरे मिट रहा है। इसी समय द्वार पर 3 लड़के दिखाई दिए। उनके चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए थे। वे समझ रहे थे कि जाते ही डांट लगेगी या कान मले जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। मास्टर ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे अलाव की आग अपने आप में भयानक होते हुए भी राह चलते को ठंड में हाथ सेकने को अपनी ओर आकर्षित करती है। मास्टर साहब ने सिर उठाकर इशारा किया। तीनों भीतर घुसाए। आज इन लड़कों की देरी से भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। मास्टर साहब को अपनी ओर आता देखकर उनका दिल भीतर भीतर बैठने लगा। लेकिन मास्टर साहब की आंखों में यद्यपि नानी की आंखों वाला दुलार न था,
वह लाड़ न था जो बिगाड़ता है, फिर भी पिता या काका वाला अपनापन था जो शासन करके भी राह पर चलाना चाहता है। लड़के कुछ सकते की सी हालत में खड़े रहे। दर्जे के बाकी लड़के चुपचाप आने वाली विपत्ति की आशा कर रहे थे। कहां गया था रे? मास्टर साहब ने उनमें से एक लड़के से पूछा। हलवाई के नौकर के लड़के ने कहा, शहर गया था मास्टर जी। उसकी आवाज कांप रही थी, उसे मार खाने का डर लग रहा था। उन्होंने फिर पूछा, क्यों गया था? मेरा बाप शहर ले गया था। बाप नहीं बेवकूफ, मास्टर साहब ने कहा। दादा, काका या पिता कहो, समझे? खुद अपने बाप को बाप नहीं कहा करते। लड़के ने फिर कहा, दादा की मीटिंग थी सब हलवाइयों के नौकरों की, छुट्टी के दिन मिलने की राय हुई थी। मैं पढ़ा लिखा था, इसीलिए ले गए थे। मास्टर साहब मुस्कुरा दिए। पढ़ा लिखा उस्ताद खड़ा था सामने, और तभी दूसरे लड़के ने मुंह लटकाकर कहा, काका का पता नहीं है। पुलिस ने घर आकर तलाशी ली थी, पूछते थे कहां भाग गया है, मजदूरी करता है कि नेता बनने चला है, हड़ताल करना चाहता था। लंबी कहानी थी। मास्टर साहब ने काट कर कहा, फिर? लड़के ने कहा, पता नहीं, कहीं पुलिस से छिप गए हैं, जाने क्या होगा। इसके स्वर में दहशत थी। उसने अंत में कहा, उन्हीं को ढूंढने गया था मैं, अम्मा ने भेजा था। अम्मा से कहना, मास्टर साहब ने कहा, डरे नहीं। और वे हठात चुप हो गए। तीसरा कुछ कहना चाहता था, उसके होंठ फड़क रहे थे, पर मास्टर साहब उसे भूल गए थे। उनके दिमाग में कुछ और था। वह लड़का चुप ही रहा। मास्टर साहब ने कहा, अच्छा बेटों, बैठ जाओ। फिर उन्होंने लड़कों के मुखों की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि सबके मुख पर एक अपूर्व विस्मय था। मास्टर साहब को बहुत अच्छा लगा। आज सब लड़के उनकी ओर स्नेह से देख रहे थे, जैसे वे पहले की तरह आज उनसे डरते नहीं, जैसे मास्टर किसी बाहरी लादी गई मशीन का औजार नहीं, वरन वह उनके अपने खेतों की फसल की तरह ही अपना है। मास्टर साहब ने यह सब जल्दी जल्दी सोच डाला। लड़के केवल उनके परिवर्तन को कुछ कुछ महसूस कर रहे थे। वे सब बैठ गए। उन्होंने मास्टर साहब के मुंह पर एक चमक देखी, पर साथ ही एक उदासी भी देखी। मास्टर साहब को लग रहा था कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिर उनका बोझ, उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी फिर मास्टर साहब पर आ पड़ेगी। और इस विचार ने उन्हें यह चेतना दी कि उनमें कुछ शक्ति थी, वे कुछ जिंदे थे। वे कम से कम खुलेआम न सही, चुपचाप तो उन लड़कों को बता सकेंगे कि उनके बड़े क्यों गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा, खूब मन लगाकर पढ़ो, पढ़ने से जिंदगी संभलती है, इसे बाहरी बोझ न समझो। तभी तीसरे लड़के ने उठकर कहा, जरूर पढ़ूंगा मास्टर साहब। मास्टर चौंक उठे। लड़का कहता गया, चाची को गिरफ्तार कर लिया है। आप तो उन बाबू को पहचानते हैं, वे जिनका रंग गोरा है। वे और चाचा दोनों पकड़ लिए गए। मैं कल इतवार को जाने वाला था, पर आज मुलाकात हुई। जेल के नौकरों ने कहा था आज कपड़े दे जाना, सो हम गए। बाबू को तो बी क्लास मिला है, वे बीए पास थे ना, तो उन्हें तो कुछ आराम हो जाएगा। पर हमारे चाचा को पहले तो मामूली कैदी की तरह रखा गया, तब बाबू ने उनके साथ भूख हड़ताल की, अब उनको सी क्लास मिल गया है। जेल की रोटी में मास्टर साहब रेत बहुत होती है, सो खाते में किसकिसाती है। कहते हैं तू किसान था, वहीं कौन अच्छा खाता था, यहां तो मुफ्त की तोड़ेगा बैठा बैठा। अगर मैं पढ़कर बीए पास हो जाऊंगा
तो फिर मुझे भी बी क्लास में रखा जाएगा? क्यों मास्टर साहब? मास्टर साहब ने सब कुछ सुना। उन्हें लगा जैसे जमीन फट जाएगी। लड़के की निर्मल आंखें अपने प्रश्न का उत्तर चाहती थीं। कहानी का नाम नया समाज। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।